साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है रीट लेवल फर्स्ट के स्क्रूटनी फॉर्म आज से शुरू होने जा रहा है। तो स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना है इस वीडियो में इसके बारे में बताने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू होंगे। तो वो विभाग द्वारा जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी होगा या फिर आपके जो जो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट विभाग द्वारा जारी होंगे वो जब भी जारी होंगे हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम है टेलीग्राम पर तो वैसे भी 22 तारीख तक आप टेलीग्राम का यूज नहीं कर सकते हैं नीट एग्जाम की वजह से। तो इसलिए अब आपके रीट एग्जाम से स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीट लेवल फर्स्ट में जनरल वालों के आज से स्क्रूटनी फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं वो एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले आपको वो अपडेट करना होगा, क्योंकि अगर आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया तो एसएसओ आईडी पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ही लॉगिन करोगे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बेसिक डिटेल को अपडेट करने का, और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो वो कैसे करना है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ साथी होंगे जिन्होंने अभी तक ओटीआर अपडेट नहीं किया होगा, बट कुछ साथी होंगे जिन्होंने कर दिया होगा, क्योंकि जिन्होंने महिला प्रवेशक हुआ, एलडीसी हुआ, वनपाल हुआ, लैब असिस्टेंट हुए, इनके जिन्होंने एग्जाम फिल किए थे उन्होंने तो ओटीआर अपडेट कर लिया है। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 में जिन साथी ने अभी तक नहीं फिल किया है तो उन्होंने अभी तक शायद ओटीआर अपडेट नहीं किया होगा। तो सबसे पहले आपको ओटीआर अपडेट कैसे करना है वो बता देता हूं, लेकिन उससे पहले स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक कब तक एक्टिव रहेगा तो वो आप रिजल्ट की जो पीडीएफ आई थी उसमें देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल दिनांक 18 जून यानी कि आज की डेट से लेकर दिनांक 2 जुलाई तक खुला रहेगा। अब स्क्रूटनी फॉर्म किन कैंडिडेट को फिल करना है तो जिनके भी नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज्यादा है उन सभी कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक भी वैसे ही उन कैंडिडेट को शो होगा जो इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आपके ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी में आपके नंबर कितने आए हैं और आपकी ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ कितनी गई है। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जितने हैं या फिर कट ऑफ से ज्यादा है तो आपको भी स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा, क्योंकि ये स्क्रूटनी फॉर्म भरना कंपलसरी इसलिए है क्योंकि जब आपका डीवी होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तब आपसे यही स्क्रूटनी फॉर्म भी आपसे मांगे जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे वो सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख सकते हैं आज से लेकर 2 जुलाई तक आप स्क्रूटनी फॉर्म कभी भी फिल कर सकते हैं, 15 दिन का आपके पास टाइम पीरियड है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि शुरुआत के 6-7 दिन के अंदर आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट पर अक्सर यही होता है कि वेबसाइट काम नहीं करती है, सर्वर डाउन की वजह से एसएसओ आईडी बार बार लॉग आउट हो जाती है, किसी की दिक्कत आती है कि स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये सब अलग अलग तरह की दिक्कत आएगी। तो उससे बढ़िया है कि स्टार्टिंग के 6-7 दिन में आराम से अपना स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल कर लीजिए। और स्क्रूटनी फॉर्म को फिल करते समय कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो उसमें फिर आपको एडिट का चांस नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में फिर भी एडिट का चांस मिलता है, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म में एक बार सबमिट हो गया उसके बाद किसी भी प्रकार का आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद सबमिट से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर चेक कर लेना आराम से कि कोई भी दिक्कत तो नहीं हुई। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको एसएसओ आईडी पे स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर सर्च करोगे एसएसओ आईडी तो आपके सामने एसएसओ आईडी की प्रोफाइल इस तरह से ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एसएसओ आईडी का नाम लिखना। अब अगर कोई कैंडिडेट कहे कि मैं अपने एसएसओ आईडी भूल गया हूं तो कोई बात नहीं, आप आरपीएससी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए या फिर आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए। उसके ऊपर चाहे आप रीट पात्रता का भी कोई भी राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास है वो उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपका एसएसओ आईडी लिखी होती है। उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 289128। इसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे होते हैं वो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड लिखना है। और ध्यान ये देना है कि इस कैप्चा कोड में यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे रखा, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए कैप्चा कोड लिखना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे
तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल सत्यमेव जयते लोगो वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ये अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, सर्च करके लिख भी सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल, और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपने OTR अपडेट कर रखा है तब तो ठीक है, आपकी OTR प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने OTR की बेसिक डिटेल भी अपडेट नहीं की है तो सबसे पहले 1 से 2 सेकंड के लिए आपके OTR प्रोफाइल ओपन होगी। उसके बाद साइड से इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा बेसिक डिटेल को आपको अपडेट करना है। और इनमें आप एक बार अपडेट करने के बाद उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट का भी चांस सिर्फ एक बार मिलेगा, उसके बाद आपको एडिट का चांस भी नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानीपूर्वक आपको जो भी डाटा लिखना है वो फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, कैंडिडेट नेम इन हिंदी, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो नाम है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फादर्स नेम इन हिंदी, यानी कि डॉक्यूमेंट में आपके जो पिता का नाम है वही नेम आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है, और जहाँ पर रेड स्टार दे रखा है यानी कि उन बॉक्स में लिखना आपको कंपलसरी है। इसके बाद लिखा हुआ मदर्स नेम, यानी कि आपको अपनी माता का नाम लिखना है, जो आपके डॉक्यूमेंट में वही नाम लिखना है यहाँ पर इंग्लिश में। और उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में कॉलम में आपको माता का नाम हिंदी में भी लिखना है। माता पिता और आपका नाम वही लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है, मार्कशीटों के अंदर लिखे हुए थे वही नाम लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी व्हाट्सअप नंबर कंपलसरी नहीं है। इसके बाद है विजिबल बॉडी मार्क्स, ये आपको यहाँ पर लिखना कंपलसरी है, यानी कि आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क्स जिससे आपसे पहचान की जा सके, आपकी पहचान की जा सके, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड या जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको जीवन साथी का नाम लिखना होगा और आपकी मैरिड डेट भी लिखनी होगी। उसके बाद नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, यानी कि आपके बच्चों की संख्या बतानी है। सबसे पहले बॉर्न बिफोर और बॉर्न आफ्टर लिखा हुआ है। बिफोर यानी कि 1/6/2002 से पहले आपके बच्चों की संख्या कितनी थी वो यहाँ पर लिखनी है, और बॉर्न आफ्टर यानी कि 1/6/2002 के बाद आपके बच्चों की संख्या कितनी थी वो यहाँ पर लिखनी है। ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल में नंबर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलीजन सेलेक्ट करना, आपका जो भी रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है। अब एड्रेस अगर लॉन्ग ज़्यादा ही बड़ा है तो आपके पास 3 कॉलम है, तीनों में लिख सकते हैं। छोटा है तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में ही लिख सकते हैं, सेकंड थर्ड में नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपकी कौन सी सिटी है, अगर कोई आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव का नाम लिख लीजिए, शहर में रहते हैं तो आपको अपने शहर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से राज्य से हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आपका शहर या गांव जो भी है वो कौन से ज़िले में आता है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद को उसको डिस्ट्रिक्ट की आपको पिन कोड लिखनी होती है। उसके बाद अगर आप TSP एरिया से हैं तब आपको यस करना है, नहीं हो तो नॉन करना है, यानी कि अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो आप यस कीजिए, और अगर आप गैर अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो आप नो कीजिए। इसके बाद नेशनलिटी में आपका इंडियन आ जाएगा, स्टेट में आपका राजस्थान आ जाएगा, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है वापस से। इसके बाद अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद यहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, वो अपलोड करना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपको अपना बायां अंगूठा अपलोड करना होगा। और अपलोड करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आपको लेफ्ट थंब अपलोड कर रहे हो, वाइट पेज पर जो थंब इंक आती है उससे आपको लगाना है इंक पेज पर। ऐसा नहीं पेन से आप अंगूठे पर घसीट रहे हो और उसके बाद लगा रहे हो, तो वो तरीका गलत है। आपको जो थंब की इंक आती है उससे ही करना है। और उसके बाद 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपका जो इमेज है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उस इमेज की जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 KB से कम होनी चाहिए, यानी कि उसकी रेंज है वो 20 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ना तो 20 KB से कम होनी चाहिए और ना ही 50 KB से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 50 KB से ज़्यादा हुई या 20 KB से कम हुई है तो आपके एरर आएगी, आपका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड नहीं होगा। 20 से 50 KB की रेंज के बीच में रखना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपकी OTR की बेसिक डिटेल सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना होगा और वहाँ पर आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड 10th 12th RSCIT ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन BEd जो भी आपका कोर्स कर रखा है एजुकेशन से रिलेटेड वो सारे आपको 1 by 1 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो वो कैसे करने हैं वो भी मैं आगे बता देता हूँ। देखो वापस से आपको OTR की बेसिक होम प्रोफाइल पर आ जाना है। वहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिलेगी। आपको इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से अलग अलग ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डिटेल्स का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको ये ध्यान रखना, अगर आपकी 10th की 12th की ग्रेजुएशन की जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिग्री है अगर वो आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको
प्राथमिकता है वो डिजी लॉकर को ही देनी है और आपको डिजी लॉकर से एक्सेस करने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने। अगर डिजी लॉकर पर किसी कारणवश आपके डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तब आप उसे मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि डिजी लॉकर से पहले मैं बताने जा रहा हूँ मैनुअली कैसे अपलोड करोगे और उसके बाद बताने जा रहा हूँ डिजी लॉकर से कैसे अपलोड करोगे। तो जब डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में जाओगे तो इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे है उसमें यस कर देना है, सबमिट कर देना है और उसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर जो नॉट वेरीफाई के पास तीर है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड एजुकेशन का, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो 1 बाय 1 आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि शुरुआत आप 10th से करोगे, उसके बाद 12th से, उसके बाद ग्रेजुएशन, अगर RSCET किया तो RSCET, उसके बाद अगर बीएड का रखा तो बीएड, नहीं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट है इस तरह से। तो जैसे कि मैं एक करके आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 10th की अगर आप करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप में सेकेंडरी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल में आपको 10th आ जाएगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में आपके सेकेंडरी जो भी आएगा वो आपको लिखना है। फिर यहाँ बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, यानी कि आपने 10th है वो कौन सी बोर्ड से की है। अगर बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढिए, नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट का नाम ढूंढिए, जो भी आपको नाम मिल रहा है वो आपको एक सेलेक्ट करना है। इसके बाद 10th में सब्जेक्ट ग्रुप में तो आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि 10th में कोई सब्जेक्ट ग्रुप, अगर यहाँ से आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आगे फिर सब्जेक्ट डिटेल में आपके ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे वो आपके सब्जेक्ट ही नहीं है। तो नॉट एप्लीकेबल का एक ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट ग्रुप में, वो आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट डिटेल में जो भी आता है वो भी यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल ही क्लिक करना होगा, क्योंकि 10th में कोई सब्जेक्ट नहीं होती है। सब्जेक्ट 11 12 से शुरू होती है, जैसे कि किसी के साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, वो इस तरह से। इसके बाद सब्जेक्ट डिटेल, अगर आप यहाँ पर 12th की लिखते तो फिर यहाँ आपको सब्जेक्ट ग्रुप में सेलेक्ट करना पड़ता था, साइंस है या फिर आर्ट्स है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल में भी आपको साइंस में कौन सी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या आर्ट्स में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जो भी है वो उस तरह से आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करोगे, रेगुलर है या प्राइवेट, वो आपको सेलेक्ट करना है। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है, परसेंटेज में है, अपियरिंग है, पास है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना। इसके बाद आपको 10th के यहाँ रोल नंबर लिखने होंगे, फिर आपको अपने 10th के एनरोलमेंट नंबर लिखने होंगे। अगर आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखे हुए हैं तो आप अगर BSc या अजमेर से कर रखी है तो आप वेबसाइट से जाके भी सर्च कर सकते हो, ऑल रिजल्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर भी बता देंगे। इसके बाद आपने 10th क्लास कब पास किए वो ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपके 10th जो बोर्ड हुआ था वो टोटल कितने नंबर का पेपर था और आपको कितने मार्क्स मिले वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज लिखने होंगे। अगर आप यहाँ रिजल्ट में पास लिख लेते हो तो ये ऑटोमेटिक आपके जो ऑप्शन है ब्लॉक हो जाएंगे। ओवरऑल रिजल्ट में अगर आप पास लिख लेते हो तो ये मैक्सिमम मार्क्स वाले, मार्क्स ऑफ 10 परसेंटेज ग्रेड वाला, ये आपका बॉक्स है ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट, जैसे कि 10th फिल कर रहे हो तो 10th आपने कितनी बार की ये अटैम्प्ट, वो आपको नंबर लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर किसी के अंक तालिका प्रमाण पत्र एक ही है तब कोई बात नहीं, आप मार्कशीट ही अपलोड कर लीजिए। अगर किसी के अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है तो मार्कशीट की जगह मार्कशीट अपलोड कीजिए, प्रमाण पत्र की जगह, सर्टिफिकेट की जगह आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ध्यान ये रखना है अपलोड करते समय दो बातों का, पहली चीज़ के PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और दूसरी चीज़ की उसकी साइज़ है वो 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए, ना तो 100 KB से कम होनी चाहिए, ना ही 400 KB से ज़्यादा होनी चाहिए। इस रेंज के बीच में रहेगी तब तो आपका अपलोड हो जाएगा, नहीं तो फिर आपकी दिक्कत होगी। तो ये तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, उसके बाद सेव मैनुअली कर देना और आपकी 10th की डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। इसी तरह आपको 12th की करनी है, इसी तरह ग्रेजुएशन की करनी है, इसी तरह RSCET का रखा है तो वो करना है, इसी तरह BEd की करना है, इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो वो करना। अब अगर आप मैनुअली ना करके आपके डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो डिजी लॉकर से एक्सेस किस तरह से देंगे, तो वहाँ जब आप एड एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ आपको ऑप्शन आता है डिजी लॉकर से ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस, नहीं तो फिर मैनुअली कर रहे हो तो फिर वो कैंसिल करना होता है। अब अगर आप डिजी लॉकर से कर रहे हो तो वहाँ पर ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस का आएगा, उस पर क्लिक करना होता है। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे डिजी लॉकर साइन इन करने को बोलेंगे, आपको अपना डिजी लॉकर साइन इन करना होगा। लेकिन उससे पहले डिजी लॉकर पर आपको अपने डॉक्यूमेंट ढूंढकर आपके अकाउंट में अपलोड कर देने होंगे, जिससे कि ढूंढने में आसानी रहेगी। फिर यहाँ से जो आपने जैसे कि 10th की डिटेल फिल कर रहे हो तो 10th की डिटेल आपका डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा, कोष्टक में जो भी डॉक्यूमेंट का नाम होगा उसका नाम आ जाएगा, उस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। एक साथ नहीं करना है, 1 बाय 1 करना है। 10th की डिटेल फिल कर रहे हो तो 10th का डॉक्यूमेंट ही आपको एक्सेस देना है। 12th की डिटेल फिल कर रहे हो तो फिर 12th की डॉक्यूमेंट को एक्सेस देना है। उसके बाद अलाउ कर देना है और जैसे ही आप अलाउ करोगे आपके सामने ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज, आपको थोड़ा वेट करना होगा और वो आपका
जो डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन है वहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और सेव मैनुअली कर देना है। इस तरह से 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जाना है स्क्रूटिनी फॉर्म पर। फिर स्क्रूटिनी फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल अगर आपके OTR से डाटा है वो फेच हो जाता है, जिसमें आपके ऑटोमेटिक वहाँ पर डिटेल लिखी हुई आ जाएगी। जो नहीं लिखी हुई आती है वो आपको फिर लिखनी होगी। जैसे कि आपको अब फिर ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, मैं आपको एक सैंपल के माध्यम से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर मैंने जैसा अभी का 3 लाइन है उस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको माई रिक्रूटमेंट का। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे स्क्रूटिनी फॉर्म के लिए उनके पास एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर इस तरह से आप देखोगे तो अलग अलग एडिट एप्लीकेशन, चेक लिस्ट, एग्जाम अटेंडेंस स्टेटस, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फील्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, और उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटिनी का। ये ऑप्शन आएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आज तक जितने भी आपने स्क्रूटिनी फॉर्म फिल किए वो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, और जिसका अभी आप आवेदन कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। उसका जैसे ही ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन भी उन्हीं कैंडिडेट को शो होगा जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, उसकी एंड डेट भी लिखी हुई आ जाएगी, स्टार्टिंग डेट भी लिखी हुई आ जाएगी। यानी कि आज की डेट से स्टार्ट हो रहे हैं 18 जून से और लास्ट डेट 2 जुलाई है, तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा 2 जुलाई 2026। और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा आपका अप्लाई नाउ का। क्या ऑप्शन आएगा? अप्लाई नाउ का। डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से स्टार्ट डेट एंड डेट का ऑप्शन होगा, और उसके बाद इस तरह से अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन होगा। इस तरह से अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन होगा। अब ध्यान ये देना है, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद उस PDF को भी आपको सही रखना है, और उसके बाद उसकी जो रिसिप्ट्स निकलेगी वो भी आपको संभाल के रखनी है दोनों, क्योंकि दोनों आपका जब DV होगा आपको साथ में लेके जाना होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपने रिसिप्ट दी है, पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है? तो ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप कंप्लीट फिल कर लोगे, आपको पता चल जाए कि सबमिट हो चुका। अब मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए वापस से आपको यहाँ पर आना होगा। जब यहाँ पर आओगे तो अगर आपके सामने जैसे रीट लेवल फर्स्ट जनरल के सामने अगर ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड स्क्रूटनी PDF और ऑप्शन आ जाता है व्यू रिसिप्ट्स का, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है और आपने रिसिप्ट भी फिल कर दी है। इसलिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, और ये दोनों आपको डाउनलोड करके संभाल के रखनी है, क्योंकि जब आपका DV होगा तो उस समय ये भी आपको वहाँ पर ज़रूरत होगी, क्योंकि वो आपके स्क्रूटनी फॉर्म भी चेक करेंगे। और जो भी आपकी जानकारी है वही लिखनी है जिसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया था। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने एजुकेशन में जितना भी आपने कर रखा है एजुकेशन वो सभी फिल किया, तो यहाँ पर भी आपको वो सभी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देनी होगी। अगर OTR पर आपका अपडेट है तो वहाँ से ऑटोमेटिक फैच भी हो सकता है, नहीं हुआ तो फिर आप जानकारी दे देना। वैसे तो हो जाना चाहिए, क्योंकि OTR का मतलब ये है। मैं तो आपको एक सैम्पल प्रोसेस के आधार पर बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, यानी कि आपका रीट लेवल फर्स्ट का ऑप्शन आएगा, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। बॉक्स पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। फिर वापस से ऑप्शन आएगा, बॉक्स पर क्लिक कर देना, ओके कर देना। PDF एक ब्लू कलर में देखने को मिलेगी, रीड करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके आप उसको रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ बेसिक डिटेल आएगी आपके सामने। अब यहाँ कुछ जानकारी आपके OTR से फेच हुई लिखी हुई आ जाएगी, और जो जानकारी नहीं लिखी होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। रोल नंबर, जो जानकारी लिखी हुई है तब तो ठीक है, नहीं लिखी है तो वहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने होते हैं। जैसे कि रोल नंबर में आपके आ जाएंगे रीट लेवल फर्स्ट के एग्जाम के रोल नंबर। आवेदन पत्र क्रमांक, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर लिखे हुए आएंगे। मेरिट क्रमांक केवल अंतिम परिणाम हेतु, ये फाइनल रिजल्ट हेतु है। वैसे आप देना चाहते हैं तो फाइनल रिजल्ट तो अभी आएगा नहीं, आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही आएगा। इसके बाद विज्ञापन संख्या, तो ये आप जब रीट लेवल फर्स्ट का एडवर्टाइजमेंट देखोगे या फिर आप जब रिजल्ट है जो जारी हुआ प्री DV का उसमें देख लीजिए, उसमें आपके लिखा हुआ होता है एडवर्टाइजमेंट 2025 का था तो कौन से नंबर का था, वो आपको यहाँ पर विज्ञापन संख्या लिख लेनी है। इसके बाद आपको पद कोड या क्रम संख्या लिखनी है, तो ये आप जब एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पद का नाम क्या है ये भी आपको जानकारी एडवर्टाइजमेंट से देखने को मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट रीड कर लीजिए।
विभाग का नाम यानी कि ये एग्जाम तो कंडक्ट बोर्ड करवा रहा है आरएसएस भी, लेकिन ये जो डीवी है जो विभाग करवाएगा उस विभाग का नाम लिखना, और वो भी आप जब देखोगे एडवर्टाइजमेंट उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में वैसे लिखा हुआ आएगा, नहीं लिखा हुआ था तो आप लिख लेना अपना नाम जो भी डॉक्यूमेंट में। आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में, यानी कि डॉक्यूमेंट में जो नाम होते हैं वही नाम हिंदी में इंग्लिश में, और इसी तरह पिता का नाम भी हिंदी में इंग्लिश में, और इसी तरह माता का नाम भी हिंदी में और इंग्लिश में। इसके बाद आवेदक की डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होती है, लिखी हुई आती है तब ठीक है, वैसे लिखी हुई आ जानी चाहिए, OTR से ही डाटा फेच होता है। इसके बाद विज्ञप्ति में जो निर्धारित आपके यहाँ पर जो भी एज लिखी होगी वो आपके यहाँ पर कोष्टक में भी दे रखा होगा, कौन से साल तक की आपको यहाँ पर पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज लिखी हुई होगी। उसके बाद नागरिकता, उसके बाद आरक्षण वर्ग कौन सी कैटेगरी है, इसके बाद निःशक्त श्रेणी में है तब यस, नहीं है तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद धर्म लिखा होगा, वैवाहिक स्थिति अगर मैरिड हैं तो फिर आपको अपने पति या पत्नी का नाम, यानी कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट फिल कर रहे हैं तो उन्हें पति का नाम लिखना है, और अगर कोई मेल कैंडिडेट फिल कर रहा है तो उसे अपने पत्नी का नाम लिखना है। उसके बाद मैरिड डेट लिखनी होगी, वैसे अगर आपने OTR में ये जानकारी दे रखी है तो फेच हो जाएगा, नहीं दे रखी है तो फिर आपको लिखना होगा। इसके बाद विवाह स्थान लिखना होगा, आपका विवाह कहाँ पर हुआ था। उसके बाद पंजीयन संख्या, अब मैरिड हैं तो आपका पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा, उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ से करवाया, पंजीयन स्थान लिखना होगा। उसके बाद पंजीयन अधिकारी का नाम भी लिखना होता है। ये सब चीज़ें लिखने के बाद अगर विवाहित होने की स्थिति में आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखनी है, अगर आपके बच्चों की संख्या है 1 या 2 जो भी, तो उनके नाम लिखने होंगे और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी होगी। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक यस या नो जो भी आपके अकॉर्डिंग, NOC NCC यस या नो आपके अकॉर्डिंग, उत्कृष्ट खिलाड़ी यस या नो आपके अकॉर्डिंग। जो जो मैं बता रहा हूँ उनमें से जो जो आपके ऑप्शन आ रहे हैं वो आपको फिल कर लेने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक सैंपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। सेवारत कर्मचारी हैं तो यस, नहीं तो फिर नो। मूल निवास आपका स्टेट का नाम, आप कौन से ज़िले से हैं, आपकी तहसील कौन सी है, और अन्य टिप्पणी भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जन्म स्थान यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ वो राज्य, जिला, तहसील, सिटी अगर सेम है दोनों तो अभी कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है, एक होता है पत्र व्यवहार का पता और एक होता है स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको राज्य सेलेक्ट करना है, प्रेजेंट में जिला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, राज्य चुनना है, जिला चुनना है, कौन से गांव में रहते हैं उस गांव या डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड। उसके बाद परमानेंट एड्रेस कौन सा है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाती है। अब जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर यहाँ पर देखो आपने OTR में डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन सब कुछ अपलोड कर दिया तो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, नहीं हो रहा है फैच फिर भी तो आप लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म में जिन जिन डॉक्यूमेंट का आपने जिक्र किया है, फिर चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, BEd हो, RSCIT हो, भले इसमें RSCIT की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में RSCIT की जिक्र किया तो वो भी आपको यहाँ लिखना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का जिक्र किया तो वो भी आपको यहाँ पर डाटा में फेच करना होगा। फिर वो रिजल्ट टाइप, वही परसेंटेज ग्रेड, कौन सा वर्ष, सब्जेक्ट कौन सी, कोर्स की अवधि क्या है, विश्वविद्यालय का नाम और कितने अटैम्प्ट किए। इसके बाद शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। इंटर्नशिप यदि लागू है तो कितने वर्ष, माह, दिन की थी वो लिखना होगा। ये राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का है, वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें जो भी डाटा आपसे रिलेटेड है वो लिखकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, अगर आपके पास फिर भी कोई अनुभव है आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन, अगर आपसे फ़ोटोग्राफ का अपलोड पूछा जा रहा है तो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर भी पूछा जा रहा है तो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एप्लीकेशन चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट आपके सामने दे रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना है, जो भी आपसे पूछे जा रहे हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करनी है। यानी कि अगर आप जो भी यहाँ पर पूछे कर जा रहा है कि आप इस कैटेगरी से हैं, आपने आवेदन इसी कैटेगरी से फिल किया, आपका आवेदन में शैक्षणिक योग्यता सभी सही है, तो उसके अकॉर्डिंग यस या नो आपको कर देना है। कैटेगरी एज में पूछा जाए, एज में अगर आपको छूट चाहिए थी तो उसके अकॉर्डिंग यस या नो जो भी है आपको कर देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। स्टूडेंट को यहाँ सख्त निर्देशित किया जाता है कि वो कोई भी अनुचित या अवैध दस्तावेज अपलोड न करें, यानी कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर OTR से आपका फेच डाटा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं है तो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ये ध्यान रखना कोई भी जाली फर्जी दस्तावेज अपलोड नहीं करना, नहीं तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे प्रेफरेंस पूछा जा रहा है। अब जिन भर्ती के लिए प्रेफरेंस होता है वो उसके लिए आएगा ऑप्शन, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद आपके सामने टोटली प्रीव्यू आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने डाटा फिल किया है, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले अटेस्टेशन फॉर्म भी आएगा, अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको फिल कर देना है। अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके सामने कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू आने के बाद आपके सामने प्रीव्यू में लास्ट में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन होगा अपडेट और एक होगा फाइनल सबमिट। अपडेट का मतलब कि एक बार अपना प्रीव्यू चेक कर लीजिए, आपको अगर लगे कहीं आपने मिस्टेक कर दी है तो अपडेट पर क्लिक करके आप उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं, नहीं तो फिर आप फाइनल सबमिट कीजिए और आगे फिर जितना भी शुल्क है वो दीजिए और वो भी सक्सेसफुल कर दीजिए ट्रांजेक्शन। जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया, वहाँ जाके आप चेक कीजिए रीट लेवल फर्स्ट के सामने अगर आपके स्क्रूटनी फॉर्म PDF ऑप्शन आ रहा है, व्यू रिसिप्ट्स का ऑप्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका सबमिट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी, चाहे वो ट्रांजेक्शन में हो या फिर फॉर्म फिल करते समय हो। फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें एडिट करने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आपको एडिट करना है तो सबमिट करने से पहले प्रीव्यू में ही आप एडिट कर सकते हैं। एक बार सबमिट हो गया उसके बाद कोई एडिट का ऑप्शन नहीं होगा और इस तरह से आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो यहाँ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके अलावा विभाग द्वारा जब भी DV शेड्यूल को लेकर जो भी जानकारी आएगी या फिर अभी आपको मालूम है 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसको लेकर स्टूडेंट कोर्ट में गए तो कोर्ट का भी जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 22 तारीख के बाद टेलीग्राम भी ओपन हो जाएगा तो उसके बाद भी DV को लेकर जो भी PDF आएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी।